नमस्कार, इंडिया वॉच देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। प्रयागराज पहुंचे आप नेता संजय सिंह चंदौली और ललितपुर कांड को सियासी रंग देने में जुट गए हैं। इस मामले के जरिए राजनीतिक जड़ जमाने के लिए संजय सिंह ने 7 मई को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। आप नेता राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था खराब है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। तो सरकार को घेरने की पूरी रणनीति उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी बना रही है और संजय सिंह ने सरकार को कानून व्यवस्था के मसले पर घेरा है और कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। कई घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इसको लेकर आम आदमी पार्टी राज्य में आंदोलन करेगी। 7 मई को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। चंदौली कांड और ललितपुर कांड दोनों मामलों में पुलिस के लोग अभियुक्त हैं, पुलिस के लोग अपराधी हैं। इसलिए पुलिस की किसी भी जांच में न्याय नहीं मिल सकता। दरोगा भी फरार है जिसने ललितपुर में एक किशोरी के साथ थाने में बलात्कार किया, और ये चंदौली कांड के अंदर जो भी आरोपी हैं उनकी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरा ये कहने का मतलब है कि चोर चोर की जांच नहीं करेगा। अगर मामला जुड़ा हुआ है पुलिस से तो पुलिस की जांच में न्याय नहीं मिल सकता। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लखीमपुर कांड में मामले को उथल पुथल किया गया। इसलिए इन दोनों मामलों की सीबीआई से जांच कराई जाए और हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जनजातीय जिला छोटाउदेपुर में 131 करोड़ रुपए की 70 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर बोलते हुए सीएम पटेल ने कहा कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए हमेशा खड़ी है। साथ ही आपको बता दें कि आदिवासियों की शिक्षा और विकास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 500 नए मोबाइल टावर बनाए जाएंगे और इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि आदिवासी बच्चे घर बैठे शिक्षा को पा सकें। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग, समाज, जाति तक पहुंचाकर गुजरात को विकास का इंजन बनाया है। और झारखंड के जामताड़ा में मौसम ने अचानक से करवट बदली। धूल भरी आंधी चलने और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज हवा चलने से सड़कों पर पेड़ों की टहनियां गिर जाने से यातायात प्रभावित हो गया, लेकिन बाद में प्रशासन ने टहनियों को सड़कों से हटाकर यातायात सुचारू किया। तेज आंधी की वजह से कई इलाकों में बिजली भी गुल रही। तो जामताड़ा में मौसम ने अचानक से करवट बदली। तेज धूल भरी आंधी चलने लगी और बूंदाबांदी, कई जगहों पर बारिश हुई, कई इलाकों की बिजली गुल हो गई, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा हो गया क्योंकि तापमान में काफ़ी गिरावट आई। क्योंकि जिस तरह से लगातार गर्मी, इन दिनों प्रचंड गर्मी बढ़ रही है और इसी के लेकर जनता जो परेशान है, इसी बीच ये मौसम जो बदला है उससे बहुत राहत आम जनता को मिली है। गर्मी से राहत मिली है, उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो जामताड़ा में कई इलाकों में ये बारिश हुई, तेज़ हवाएं चली और लोगों ने राहत की सांस ली गर्मी से। और देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के सरसा गांव में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक बुजुर्ग पर 9 साल की बच्ची से गलत हरकत करने का आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जो आरोप हैं उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। जो आरोप हैं उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। जो बच्चा को बाजार रखा उन्हें ऐसा पिछवाते ऐसे को पकड़ लग अच्छी लगा बुरा मतलब दादाजी मतलब हंसनुहार लगते एक दादाजी चले। हाँ हंसे मतलब तो अच्छा लेते ऐसे पिछवाते पकड़ लेके और पकड़ी के बाद
मतलब छाते उते में हाथ डाला से और पैंट करला करला हाँ बच्चे हमारा ऐसे घर में बोल लगा अगर बात ये दो बात बोल लगा कि इतना मतलब ये छाते उते में हाथ डाल का पैंट लगा अगर बात हम बेहोश हो गए। यही घटना हुआ सर, कल 6 बजे की 5-6 बजे की घटना है सर। घटना में लड़की माँ थी उसी घर में, हम तो काम धंधा इधर उधर करने गए थे सर। तो घर में आए तो घटना बताई कि इन्हें जो लड़की जो थी बाजार जहाँ गए थे सर, उसमें उसको धरपकड़ किया रावड़ी ने और उसको गोदी उठा लिया सर। गोदी उठा करके वो लफड़ा लगाई, तब से लड़की छटपटाने लगी तो सब लोग उसको मैंने पकड़ धर करने लगा, नोचने जोचने लगा सर। गाजियाबाद के सभी निजी स्कूलों में लगातार अनियमितताओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है, लेकिन गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में स्थित डीपीएस स्कूल बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार मुद्दा उठा रहा है, जबकि प्रशासन इसका कोई स्थायी हल नहीं निकाल पा रहा है। दरअसल डीपीएस की तरफ से आने वाली रोड के बीच में एक खेत का टुकड़ा पड़ता है और इस खेत के टुकड़े में से होकर गुजरती है बसें और लगातार ये जो मेन रोड है वो इसे जोड़ता है और साथ ही साथ इस पूरे रोड को अगर हम देखें कुछ शरारती तत्व जो हैं वो लगातार रोड के बीचों बीच वहाँ पर उस खेत के टुकड़े की ज़मीन पर गड्ढा कर देते हैं, जिससे स्कूल की बसों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बच्चों के लिए सफ़र असुरक्षित है, आसान नहीं है। और वहाँ पर किस तरह से हालात हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने मौके का जायजा लिया। देखिए गाजियाबाद में स्कूल प्रशासन की लगातार कमियां हम दिखाते रहे हैं और वो कमियां जो दुरुस्त करने की बात कही जाती है। ऐसे में कुछ ऐसे स्कूल हैं जो अपनी कमियों को दुरुस्त रखते हैं, लेकिन उनके साथ में कुछ खासा परेशानियां आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डीपीएस स्कूल की अध्यापिका, बात करेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की परेशानी आई, क्योंकि आज पता चला गड्ढा खोद दिया गया है किसी शरारती तत्व के द्वारा और स्कूल की बसेस तो अंदर आ गई लेकिन जाने में दिक्कत हुई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज यहाँ पर सुबह जब हम लोगों ने देखा, क्योंकि यहाँ रोड कोई है नहीं एक्चुअली, हमारी बसेस को लगातार आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो कई बार प्रशासन से गुहार करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने अपनी एक रोड टेम्परेरीली बना दी। लेकिन आज सुबह देखा कि वहाँ पे बसेस आ गईं, उसके बाद यहाँ के कुछ तत्वों ने इस रोड पे गड्ढे कर दिए, जिसकी वजह से हम बसेस को वापस नहीं भेज पा रहे थे। अब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था इस चीज़ का, बात करने की कोशिश करें तो किससे करें। उसके बाद फिर मैंने चौकी इंचार्ज हैं उनसे बात की, नंदग्राम चौकी में भी बात की, एसडीएम साहब से बात की। उसके बाद पूरी टीम यहाँ पे 10 बजे के करीब मौके पर आई और क्योंकि मुझे उस समय सॉल्यूशन चाहिए था कि जो मेरे पास बच्चे 2500 स्कूल आ गए हैं उनको कैसे वापस भेजा जाए। एसडीएम साहब ने कहा कि अभी टेम्परेरी, क्योंकि ये ज़मीन जो है वो विवादित ज़मीन है, इस पे कोई एक्शन अभी नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने टेम्परेरीली इन गड्ढों को बंद करवा दिया, जिससे कि मेरी बसेस अभी चली गई हैं, बच्चों को मैंने सेफली घर पहुंचा दिया है। उसके बाद इस मैटर पे अभी परमानेंट सोल्यूशन मुझे इस चीज़ का कोई मिला नहीं है। प्रशासन से किस तरह की मांग कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल है, हजारों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, पढ़ रहे हैं और पढ़ाई तो ज़रूरी है कि जैसे कि प्रशासन कह भी रहा है, कोविड काल में लगातार 2 साल बच्चे घर बैठे और अब जैसे जैसे स्कूल खुले और अब ये परेशानी। एक्चुअली स्कूल के बच्चों की ही सुरक्षा को देखते हुए हम सब ये चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा रोड दे एटलीस्ट प्रशासन, जिससे बच्चों का आना जाना सुरक्षित किया जा सके। बारिश है, बारिश में मिट्टी की रोड बह जाती है, बसेस बिल्कुल ऐसे निकलती हैं, तो भरी हुई बस जब जाती है तो बच्चों की सुरक्षा मतलब थोड़ा डर ही लगता है। तो यही प्रशासन से चाहते हैं कि यहाँ पे इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाले, जिससे कि आने जाने वाले बच्चों, पेरेंट्स को और सबको सब सुविधा हो और बच्चे सुरक्षित महसूस करें। तो ये हालात तब के हैं जब एक स्कूल चाहता है कि बच्चों को सहूलियत मिले। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं दूर वो सड़क में पड़ा हुआ गड्ढा, जो गड्ढा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यहाँ पर कुछ शरारती तत्व पहुंचे जिन्होंने इस तरीके का बड़ा गड्ढा यहाँ बना दिया, क्योंकि बसेस अंदर आई और उसके बाद बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन बच्चों की
बसें अब जब स्कूल से छुट्टी हुई तो कैसे वापस पहुंचती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी यहाँ पर जो कि अध्यापिका जिनसे बात हो रही थी, उन्होंने साफ बताया कि एसडीएम और थाना अध्यक्ष समेत जीडीए की टीम यहाँ पहुंची। हालांकि निस्तारण किया गया, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला है। हालांकि प्रशासन जिस तरीके से सख्त है कि स्कूलों में लगातार अनियमितताओं को दूर किया जाए। अब एक स्कूल यानी डीपीएस राजनगर एक्सटेंशन का जो स्कूल है वो अपनी कमियों को दूर कर रहा है, जो लगातार प्रशासन को भी इसमें मदद करनी चाहिए। न केवल बच्चों के साथ बल्कि जो अध्यापक अपनी गाड़ी से आते हैं, जैसे मैं खुद भी अपनी गाड़ी से आता हूं, तो जब आज हम आए थे यहाँ पर तब ठीक था, और वापस जाते समय बीच में मेरी ड्यूटी लगी बोर्ड की और मुझे जाना था। आप जानते हैं सीबीएसई के एग्जाम चल रहे हैं बोर्ड के। वापस जाते समय देखा तो 2 गड्ढे खुदे हुए हैं। एक तो रात बारिश भी हुई है, ये सड़क वैसे ही कच्ची है, मिट्टी यहाँ पर दलदल बन जाती है, और ऊपर से हमने प्रशासन से गुहार लगाई एक शिक्षक होने के नाते बच्चों की सुरक्षा के लिए, लेकिन ये कुछ असामाजिक तत्वों ने जो काम किया है ये शोभनीय नहीं है। ये तो ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला। क्या लगता है प्रशासन करेगा आगे? कम से कम हमारी प्रशासन से यही मांग है। आज जैसा आश्वासन दिया है, एसडीएम साहब खुद आए थे, हमें लगता है कि जरूर इस दिशा में प्रशासन कदम उठाएगा और उठाने भी चाहिए। न केवल मैं खुद ही ड्रॉप करती हूँ अपने बच्चे को, प्राइवेट कम्यूटर है, बट बहुत दिक्कत हो रही है आजकल स्कूल आने में। बट हमारे ही रिक्वेस्ट से यहाँ के स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे कुछ टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किया गेट नंबर 3 के पास, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। सारा डेवलपमेंट बहुत स्पीड अप में सब कुछ हो रहा था। बट सडनली अब आज ही स्कूल हम लोग आ रहे हैं सुबह ड्रॉप करने के लिए। मैंने अपने बच्चे को जब लेकर आई तो कार में इधर से लेकर आई हूँ, ड्रॉप करने के बाद मैं वापस जा रही हूँ तो देख रही हूँ कि रोड खुदा हुआ है, जो बहुत प्रॉब्लम मेरे को क्रिएट किया है। अल्टीमेटली मेरे को फ़ोन करना पड़ा, कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि एक रोड से बसेज आ रही थी, मैं वापस यू टर्न वहाँ से नहीं ले सकती थी। आई हैड टू कॉल माई हस्बैंड। फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हुआ। इट वॉज अ केओस इन द मॉर्निंग। और अल्टीमेटली मैं किसको बोलूँ? मैं तो मतलब स्कूल इज़ रियली हेल्पफुल, पर मैं वो भी लोग हेल्प कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली क्या बोलूँ, एज अ पेरेंट मैं बहुत आज तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और आगरा पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मेट्रो रेल परियोजना पर बोलते हुए कहा कि इसे तय समय में पूरा किया जाएगा। ललितपुर कांड पर अखिलेश यादव के बयान को घटिया राजनीतिक बताते हुए कहा कि अपराध मुक्त राज्य बनाने की दिशा में पुलिस अच्छा काम कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बीजेपी के जनाधार को मजबूत बताते हुए कहा कि यूपी में 25 सालों तक बीजेपी की सरकार रहेगी। बद्ध तरीके से वह काम हो और समय से काम पूरा हो, और जिससे आगरा वासियों को और आगरा आने वाले देश विदेश के हमारे जो पर्यटक हैं उनको भी सुविधा प्राप्त हो सके। और जो निर्धारित समय है मेट्रो को पूरा करने का, जैसा बताया गया अभी मुझे, उसके हिसाब से काम चल रहा है। और श्री अखिलेश जी का ये अधिकार है कि वो कोई भी चीज़ को तोल दें, लेकिन उनकी हार की जो बौखलाहट है उसके कारण से कुछ ऐसे वो काम करते हैं जो मुझे लगता है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए शोभायमान नहीं। गुजरात एटीएस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उसने बड़ी संख्या में हथियारों के साथ 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। बरामद किए गए हथियार की संख्या 40 बताई जा रही है। इन हथियारों में सबसे ज्यादा संख्या पिस्टल की है। यह हथियार मध्य प्रदेश से गुजरात के सौराष्ट्र लाए जा रहे थे। तो एटीएस ने 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 40 हथियार इनसे बरामद कर लिए गए हैं और सौराष्ट्र से इनको लाया जा रहा था। और साथ ही साथ इनसे अब पूछताछ भी हो रही है, क्योंकि ये हथियार आप देखिए किस तरह से एटीएस ने बरामद किए हैं। इन 15 लोगों से 40 हथियार हैं, 40 हथियार इन 15 लोगों से बरामद कर लिए गए हैं और फिलहाल इनसे कड़ाई से पूछताछ हो रही है। पिछले 2 साल में ये लोग मध्य प्रदेश से तकरीबन 100 जितने कंट्रीमेड पिस्टल्स गुजरात में ला चुके हैं और सौराष्ट्र के एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट है वो एरियाज में इन्होंने बेचे। उसके अनुसार उनसे उनके जिनको बेचा हुआ है उनके नाम और उनकी जो एड्रेस है उनकी डिटेल्स लेते हुए गुजरात एटीएस की 4 टीम, पीएसआई कोराट, पीएसआई राणा, पीएसआई बुआ और पीएसआई व्यास, उनके लीडरशिप में यहाँ से डिस्पैच की गई थी। उन टीमों ने स्विफ्ट एक्शन लेते हुए विद इन 24 आवर्स 22 अक्यूज को एप्रीहेंड कर लिया है और उनके पास से और 50 वेपन्स सीज किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में जल्द युवाओं के लिए स्टेडियम बनेगा। आज दादरी विधायक तेजपाल नागर ने स्टेडियम की जमीन का शिलान्यास किया। स्टेडियम 85 लाख रुपए की लागत से बनेगा।
दादरी विधानसभा में फिलहाल कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है और इस स्टेडियम के बनने से आसपास के गांव के युवाओं को काफ़ी फायदा होगा। तो बढ़ चढ़कर लोग खेल प्रतिभाओं में हिस्सा भी ले सकेंगे, क्योंकि युवाओं के आगे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि स्टेडियम नहीं था, प्रतिभाएं थी लेकिन उनको एक जगह नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब स्टेडियम का शिलान्यास होने के बाद बहुत सी उम्मीदें जगी हैं कि जल्द से जल्द ये स्टेडियम बनकर तैयार हो। तो 85 लाख रुपए की लागत से ये स्टेडियम दादरी में युवाओं के लिए बनेगा। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अच्छी पहल, और इसीलिए अब जल्द से जल्द ये स्टेडियम बनकर तैयार हो और खिलाड़ियों को सुविधाएं यहाँ पर मिल पाएँ, ये सुनिश्चित करना है। क्योंकि दरअसल दादरी में खेल के लिए कोई बड़ा स्टेडियम युवाओं के लिए नहीं था और अब स्टेडियम बनने के बाद काफ़ी सहूलियतें उन खिलाड़ियों को मिल पाएगी कि आखिर किस तरह से वो उनकी जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं का दमन नहीं होगा और उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं वो दरअसल आप स्टेडियम में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, खेल पाएंगे और भारत का नाम कई ऐसे मौक़ों पर ऊंचा कर पाएंगे। तो फिलहाल शिलान्यास हो चुका है, अब धीरे धीरे इसकी तैयारी होगी, बनना शुरू होगा, उसके बाद एक बड़ा स्टेडियम समर्पित होगा जनता के लिए। आज स्टेडियम को यहाँ जगह दी है जिस पर कुछ लोग विवाद पैदा कर रहे थे, इस ज़मीन को हड़पना चाहते थे, उस ज़मीन दी है, आज शिलान्यास करवाया है, यहाँ स्टेडियम बनेगा। इससे यहाँ के बच्चों को और आसपास के बच्चों को खेलने के लिए एक जगह मिलेगी जो खेलना बहुत ज़रूरी है। इसमें 85 लाख रुपए की लागत, 85 लाख रुपए स्वीकृत कराए हैं, स्टेडियम बनेगा। इसमें पैसे की कमी पड़ेगी, पैसा आगे और मंजूर करा दूंगा। मैं चाहता हूँ 24 बीघे ज़मीन है, मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा स्टेडियम चिठड़ा। गर्मी के दिनों में अति नक्सल प्रभावित देव प्रखंड के पचोखर गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। भूजल के गिरावट की वजह से हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा है। भयंकर गर्मी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना का पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। लोगों के घरों पर नल तो पहुंच गया लेकिन जल नहीं आ रहा है। हर साल गर्मी के मौसम में इस गांव के लोग पेयजल संकट से जूझते हैं। सरकारी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वे पेयजल समस्या की शिकायत जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक कर चुके हैं, लेकिन समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। और बेतिया के दुखी छापर गांव में प्रेमी जोड़े का शव पेड़ पर लटका मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। हालांकि लड़की नाबालिग बताई जा रही है, जिससे मामला संदिग्ध नजर आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है। पुलिस ने मृतक युवक के पास से मोबाइल बरामद कर लिया है और फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मामला इधर सर तो 9:30 बजे तक मेरे साथ टीवी देख रहा था। उसके बाद ये हम भी और ये भी हम अपने रूम में चले गए सोने, ये लोग छत पर चला गया सोने। उसके बाद हम लोग सो गए। सुबह हम जागे तो सब लोग हालत लगे, दोनों कुएं में लटका हुआ है। जाकर देखे तो हम मुखिया के पास फोन किए, मुखिया जी प्रशासन के पास फोन किए, प्रशासन लड़का लड़की सुबह पेड़ से लटका हुआ मिला। कहाँ पे? दुखी छापर, ग्राम दुखी छापर में। अच्छा, सुबह 5 बजे हम लोग जाके देखे तो इनकी शिनाख्त हुई है क्या? हाँ हाँ, दोनों वहाँ स्थानीय दुखी छापर का ही लड़का है, लड़की है दोनों। अच्छा, लड़का का नाम कुंदन कुमार है, लड़की का नाम रोशनी कुमारी है। लड़का जो है सो शिवजी महतो का बेटा है, दुखी छापर का ही, और लड़की है सो राजा ढोलन महतो की लड़की है। दोनों बालिग हैं या नहीं? दोनों नाबालिग है, एक 18 का है, एक 17 का है। लड़का 18 वर्ष का है, लड़की 17 वर्ष की है, ऐसा बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। हाँ, लगभग वहीं लग रहा है। और रामपुर में एक ग्रामीण की शिकायत के बाद एसडीएम और सीओ ने सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और बिलासपुर की पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति उज्जवल दीदार सिंह का कृषि भूमि से अवैध कब्जा हटवाया। आरोपी पूर्व सपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आपको बता दें कि मनोरंजन हल्दर ने एसडीएम से शिकायत की थी कि गोकुल नगरी गांव में उनकी कृषि भूमि है जो करीब 2 करोड़ रुपए की
अधिक से ज्यादा, जिस पर 20 साल से सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और बिलासपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति उज्जवल दीदार सिंह ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। एसडीएम ने मामले की जांच कराई तो जांच में आरोप सही पाए गए। एसडीएम निरंकार सिंह और सीओ अरुण कुमार सिंह भारी पुलिस बल और राजस्व कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और किसान की कृषि भूमि कब्जा मुक्त कराते हुए किसान को कब्जा दिला दिया गया। थाना बिलासपुर में ये उज्जवल दीदार और साबी है, ये चिन्हित माफिया है। कुल हमारे यहाँ 25 माफिया हैं, जिनमें अब तक 8 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुके हैं, 14 में जब्ती कर चुके हैं गैंगस्टर में। आज इसका साबी का करीब 5 एकड़ इसने जबरिया कब्जा कर रखा था एक व्यक्ति का, उसको मुक्त कराया गया है। करीब मार्केट वैल्यू उसकी 2 करोड़ की होगी। ये 5 एकड़ ज़मीन इस माफिया से मुक्त कराई गई है। ये अभियान चल रहा है, लगातार जारी रहेगा। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सैन्य पृष्ठभूमि पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि सैनिक परिवारों से जुड़ी पुस्तकें लोगों को सैन्य परिवारों की जानकारी देती है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड को सैन्य भूमि कहा जाता है, जिसको देखते हुए यहाँ के लोग भी सैन्य मामलों से जुड़ी पुस्तकें उनको लिखनी चाहिए ताकि युवा वर्ग सैन्य परंपरा की जानकारी ले सकें। बड़ी बात यह है कि एक जो वेटरन है उसकी ज़िंदगी का जितना भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और वो क्या बताना चाहते हैं। और ये उनकी पहली किताब नहीं है, ये उनकी 11वीं किताब है और मिसेस मरवा की पहली किताब है। मैं तो इनसे सबसे बड़ा सबक ये लेता हूँ कि हर एक वेटरन को अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस हैं वो सबके साथ में शेयर करें, ताकि पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, हर एक भारतीय को मालूम होना चाहिए कि एक जो फौजी होता है उसके विचार किस प्रकार होते हैं, वो किस प्रकार से नेशन फर्स्ट अपना सोसाइटी और हर एक के लिए करने के लिए तत्पर रहता है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का काम लगातार कर रही है। कुछ दिन पहले मथुरा के कुख्यात शराब माफिया साहुन की 25 लाख रुपए की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया। आरोपी ने हाईवे पर अवैध रूप से अर्जित धन से लगभग 36 लाख रुपए की संपत्ति खड़ी की हुई थी। उसने अपनी पत्नी और परिवारजनों के नाम से पक्के मकान का निर्माण कराया, जिसको आज पुलिस प्रशासन ने जब्त कर लिया है। अवैध रूप से यहाँ पर जो संपत्ति अर्जित की है, जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज उसको कुर्की की कार्रवाई की गई है। अभियुक्त मनोज एक सातिर किस्म का शराब माफिया है। इसके खिलाफ कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो अवैध रूप से शराब की तस्करी और बिक्री है। इसी से वह अवैध धन अर्जित करके यहाँ पर थाना हाईवे क्षेत्र में एक लगभग 28 लाख 40। और नोएडा स्कूल में चलने वाली बसों को लेकर परिवहन विभाग सख्त नजर आ रहा है। बिना फिटनेस के चलने वाली स्कूली बसों पर अब कार्रवाई होगी। जिले में 1500 स्कूली गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। 280 स्कूली गाड़ियों का फिटनेस नहीं हुआ। बिना फिटनेस के सड़क पर चलने वाली स्कूली बसों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे हमारे यहाँ स्कूल हैं जिनमें करीब 280 वाहन ऐसे हैं जिनका कि वर्तमान में फिटनेस समाप्त है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें कि 2-1 गाड़ियां हैं, बाकी सबकी फिटनेस ऑलरेडी वैलिड है। वो गाड़ियों का अपना संचालन कर रहे हैं। करीब 1500 गाड़ियां हमारे यहाँ पंजीकृत हैं स्कूल के बस में। और जहाँ तक है कि कुछ स्कूलों ने अभी बसों का संचालन नहीं किया है और उनकी फिटनेस भी है, उनको हम नोटिस दे रहे हैं, जिसमें हमारे द्वारा प्रवर्तन अधिकारियों को भी कहा गया है कि ऐसे स्कूल जिन्होंने फिटनेस नहीं कराई है उनके आसपास चेकिंग करें, अगर पाई जाती है तो उनके खिलाफ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।